नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमा का भाग 5। पंडित बसंत कुमार का दुनिया से उठ जाना केवल पूर्णा के लिए ही जानलेवा न था, प्रेमा की हालत भी उसी के जैसी थी। पहले वह अपने भाग्य पर रोया करती थी, अब विधाता ने उसकी प्यारी सखी पूर्णा पर विपत्ति डालकर उसे और भी शोकातुर बना दिया था। अब उसका दुख हटाने वाला, उसका गम कम करने वाला कोई न था। वह आजकल रात दिन मुंह लपेटे चारपाई पर पड़ी रहती, ना वह किसी से हंसती ना बोलती। कई कई दिन बिना दाना पानी के बीत जाते। बनाव सिंगार उसको जरा भी ना भाता। सर के बाल 2-2 हफ्ते न गूंधे जाते। सुरमादानी अलग पड़ी रोया करती, कंघी अलग हाय हाय करती। गहने बिल्कुल उतार फेंके थे। सुबह से शाम तक अपने कमरे में पड़ी रहती, कभी ज़मीन पर करवटें बदलती, कभी इधर उधर बौखलाई हुई घूमती। बहुधा बाबू अमृत राय की तस्वीर को देखा करती और जब उनके प्रेम पत्र याद आते तो रोती। उसे अनुभव होता था कि अब मैं थोड़े दिनों की मेहमान हूँ। पहले 2 महीने तक तो पूर्णा को ब्राह्मणों के खिलाने पिलाने और पति के मृतक संस्कार से सांस लेने का अवकाश न मिला कि प्रेमा के घर जाती। इसके बाद भी 2-3 महीने तक वह घर से बाहर न निकली। उसका जी ऐसा बुझ गया था कि कोई काम अच्छा ना लगता। हाँ, प्रेमा माँ के मना करने पर भी 2-3 बार उसके घर गई थी, मगर वहाँ जाकर खुद रोती और पूर्णा को भी रुलाती, इसलिए अब उधर जाना छोड़ दिया था। किंतु एक बात वह नित्य करती थी, वह संध्या समय महताबी पर जाकर जरूर बैठती। इसलिए नहीं कि उसको समय सुहावना मालूम होता या हवा खाने को जी चाहता था, नहीं, वरन केवल इसलिए कि वह कभी कभी बाबू अमृत राय को उधर से आते जाते देखती। जिस वक्त वह उनको देखते उसका कलेजा बांसों उछलने लगता। जी चाहता कि कूद पड़ूं और उनके कदमों पर अपनी जान निछावर कर दूं। जब तक वह दिखाई देते अकटकी बांधे उनको देखा करती। जब वह आंखों से ओझल हो जाते तब उसके कलेजे में एक हूक उठती, आपे की कुछ सुध न रहती। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन वह सदा की भांति अपने कमरे में लेटी हुई करवटें बदल रही थी कि पूर्णा आई। इस समय उसको देखकर ऐसा ज्ञात होता था कि वह किसी प्रबल रोग से उठी है। चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे कोई फूल मुरझा गया हो। उसके कपोल जो कभी गुलाब की तरह खिले हुए थे, अब कुम्हला गए थे। वे मृगी की सी आँखें, जिनमें किसी समय जवानी का मतवालापन और प्रेमी का रस भरा हुआ था, अंदर घुसी हुई थी। सिर के बाल कंधों पर इधर उधर बिखरे हुए थे। गहने पाते का नाम न था। केवल एक नयनसुख की साड़ी बदन पर पड़ी हुई थी। उसको देखते ही प्रेमा दौड़कर उसके गले से चिपट गई और लाकर अपनी चारपाई पर बिठा दिया। कई मिनट तक दोनों सखियां एक दूसरे के मुंह को ताकती रहीं। दोनों के दिल में ख्यालों का दरिया उमड़ा हुआ था, मगर जबान किसी की ना खुलती थी। आखिर पूर्णा ने कहा, आजकल जी अच्छा नहीं है क्या? गल कर कांटा हो गई हो? प्रेमा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा, नहीं सखी, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। तुम तो कुशल से रही। पूर्णा की आंखों में आंसू डबडबा आए। बोली, मेरी कुशल आनंद का क्या पूछती हो? सखी, आनंद तो मेरे लिए सपना हो गया। 5 महीने से अधिक हो गए, मगर अब तक मेरी आंखें नहीं झपकी। जान पड़ता है कि नींद आंसू होकर बह गई। प्रेमा, ईश्वर जानता है सखी, मेरा भी तो यही हाल है। हमारी तुम्हारी एक ही गत है। अगर तुम ब्याही विधवा हो तो मैं कुंवारी विधवा हूँ। सच कहती हूँ सखी, मैंने ठान लिया है कि अब परमार्थ के कामों में ही जीवन व्यतीत करूँगी। पूर्णा, कैसी बातें करती हो प्यारी, मेरा और तुम्हारा क्या जोड़? जितना सुख भोगना मेरे भाग में बदा था भोग चुकी, मगर तुम अपने को क्यों घुलाए डालती हो? सच मानो सखी, बाबू अमृत राय की दशा भी तुम्हारे ही जैसी है। वे आजकल बहुत मलिन दिखाई देते हैं। जब कभी इधर की बात चलाती हूँ तो जाने का नाम ही नहीं लेते। मैंने एक दिन देखा, वह तुम्हारा काढ़ा हुआ रुमाल लिए हुए थे। यह बातें सुनकर प्रेमा का चेहरा खिल गया। मारे हर्ष के आंखें जगमगाने लगीं। पूर्णा का हाथ अपने हाथों में लेकर और उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बोली, सखी, इधर की और क्या क्या बातें आई थीं? पूर्णा मुस्कुराकर, अब क्या, सब आज ही सुन लोगी? अभी तो कल ही मैंने पूछा कि अब ब्याह कब करेंगे, तो बोले जब तुम चाहो। मैं बहुत लज्जा गई। प्रेमा, सखी, तुम बड़ी ढीठ हो। क्या तुमको उनके सामने निकलते बैठते लाज नहीं आती? पूर्णा, लाज क्यों नहीं आती, मगर बिना सामने आए काम भी तो नहीं चलता। और सखी, उनसे क्या पर्दा करूं? उन्होंने मुझ पर जो जो अनुग्रह किए हैं, मैं उनसे कभी मुक्त नहीं हो सकती। पहले ही दिन जब मुझ पर वह विपत्ति पड़ी, रात को मेरे यहाँ चोरी हो गई। जो कुछ असबाब था पापियों ने लूट लिया।
उस समय मेरे पास एक कौड़ी भी ना थी। मैं बड़े फेर में पड़ी हुई थी कि अब क्या करूं। जिधर आंख उठाती अंधेरा दिखाई देता। उसके तीसरे दिन बाबू अमृत राय आए। ईश्वर करे वह युग युग जिए। उन्होंने बिल्लों की तनख्वाह बांध दी और मेरे साथ भी बहुत सलूक किया। अगर वह उस समय सहायता न करते तो गहने पाते अब तक कब के बिक गए होते। सोचती हूँ कि वह इतने बड़े आदमी होकर मुझ भिखारिन के दरवाजे पर आते हैं तो उनसे क्या पर्दा करूँ। और दुनिया ऐसी है कि इतना भी नहीं देख सकती। वह जो पड़ोस के पंडाइन रहती है, कई बार आई और बोली कि सर के बाल मुड़ा लो, विधवाओं को बाल नहीं रखने चाहिए। मगर मैंने अब तक उनका कहना नहीं माना। इस पर सारे मोहल्ले में मेरे बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। जितने मुंह उतनी बातें। बिल्लो आकर सब वृत्तांत मुझसे कहती है। सब सुन लेती हूँ और रो धोकर चुप हो जाती हूँ। मेरे भाग्य में दुख भोगना, लोगों की जली कटी सुनना ना लिखा होता तो यह विपत्ति ही काहे को पड़ती। मगर चाहे कुछ हो, मैं इन बालों को मुड़वाकर मुंडी नहीं बनना चाहती। ईश्वर ने सब कुछ तो हर लिया, अब क्या इन बालों से भी हाथ धोऊं। यह कहकर पूर्णा ने कंधों पर बिखरे हुए लंबे लंबे बालों को ऐसी दृष्टि से देखा मानो वे कोई धन है। प्रेमा ने भी उन्हें हाथ से संभाल कर कहा, नहीं सखी, खबरदार, बालों को मुंडवाओगी तो हमसे तुमसे ना बनेगी। पंडाइन को बकने दो, वह पगला गई है। यह देखो, नीचे की तरफ जो ऐठन पड़ गई है कैसी सुंदर मालूम होती है। यही कहकर प्रेमा उठी, बक्से में से सुगंधित तेल निकाला और जब तक पूर्णा हाय हाय करे कि उसके सर की चादर खिसकाकर तेल डाल दिया और उसका सर जांग पर रखकर धीरे धीरे मलने लगी। बेचारी पूर्णा इन प्यार की बातों को ना सह सकी। आंखों में आंसू भर कर बोली, प्यारी प्रेमा, यह क्या गजब करती हो। अभी क्या कम उपहास हो रहा है। जब बाल संवारे निकलूंगी तो क्या गत होगी। आप तुमसे दिल की बात क्या छिपाऊं। सखी, ईश्वर जानता है मुझे यह बाल खुद बोझ मालूम होते हैं। जब इस सूरत को देखने वाला ही संसार से उठ गया तो यह बाल किस काम के। मगर मैं इनके पीछे पड़ोसियों के ताने सहती हूँ तो केवल इसलिए कि सर मुड़ाकर मुझसे बाबू अमृत राय के सामने न निकला जाएगा। यह कहकर पूर्णा जमीन की तरफ ताकने लगी, मानो वह लजा गई हो। प्रेमा भी कुछ सोचने लगी। अपनी सखी के सर में तेल मला, कंघी की, बाल गूंथे और तब धीरे से आईना लाकर उसके सामने रख दिया। पूर्णा ने इधर 5 महीने से आईने का मुंह नहीं देखा था। वह समझती थी कि मेरी सूरत बिल्कुल उतर गई होगी, मगर अब जो देखा तो सिवाय इसके कि मुंह पीला पड़ गया था और कोई भेद न मालूम हुआ। मध्यम स्वर से बोली, प्रेमा, ईश्वर के लिए अब बस करो। भाग में यह सिंगार बदा नहीं है। पड़ोसिन देखेंगी तो ना जाने क्या अपराध लगा दें। प्रेमा उसकी सूरत को टकटकी लगाकर देख रही थी। यकायक मुस्कुरा कर बोली, सखी, तुम जानती हो मैंने तुम्हारा सिंगार क्यों किया। पूर्णा, मैं क्या जानूं, तुम्हारा जी चाहता होगा। प्रेमा, इसलिए कि तुम उनके सामने इसी तरह जाओ। पूर्णा, तुम बड़ी खोटी हो। भला मैं उनके सामने इस तरह कैसे जाऊंगी। वह देखकर दिल में क्या कहेंगे। देखने वाले यूं ही बेसिर पैर की बातें उड़ाया करते हैं, तब तो और भी नहीं मालूम क्या कहेंगे। थोड़ी देर तक ऐसे ही हंसी दिली की बातों बातों में प्रेमा ने कहा, सखी, अब तो अकेले नहीं रहा जाता। क्या हर्ज है, तुम भी यहीं उठाओ, हम तुम दोनों साथ साथ रहें। पूर्णा, सखी, मेरे लिए इससे अधिक हर्ष की कौन सी बात होगी कि तुम्हारे साथ रहूं। मगर अब तो पैर फूंक फूंक कर धरना होता है। लोग तुम्हारे घर में ही राजी ना होंगे और अगर यह मान भी गए तो बिना बाबू अमृत राय की मर्जी के कैसे आ सकती हूँ। संसार के लोग भी कैसे अंधे हैं। ऐसे दयालु पुरुष को कहते हैं कि ईसाई हो गया है। कहने वालों के मुंह से ना मालूम कैसे ऐसी झूठी बात निकलती है। मुझसे वह कहते थे कि मैं शीघ्र ही एक ऐसा स्थान बनवाने वाला हूँ जहाँ अनाथ विधवाएं आकर रहेंगी। वहाँ उनके पालन पोषण और वस्त्र का प्रबंध किया जाएगा और उनको पढ़ना लिखना और पूजा पाठ करना सिखाया जाएगा। जिस आदमी के विचार ऐसे शुद्ध हों उसको वह लोग ईसाई और अधर्मी बनाते हैं, जो भूल कर भी भिखमंगे को भीख नहीं देते। ऐसा अंधेर है। प्रेमा बहन, संसार ऐसा ही है। हाय, अगर वह मुझे अपनी नौकरानी बना लेते तो भी मेरा जीवन सफल हो जाता। ऐसे उदारचित्त दाता की नौकरानी बनना भी बड़ाई की बात है। पूर्णा, तुम उनकी नौकरानी काहे को बनोगी। वह तो खुद तुम्हारे सेवक बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारे लाला जी ही नहीं मानते। विश्वास मानो, यदि तुमसे उनका ब्याह न हुआ तो कुंवारे ही रहेंगे। प्रेमा, हाँ, यही ठान ली है कि नौकरानी बनूंगी तो उन्हीं की। कुछ देर तक तो यही बातें हुई। जब सूर्य अस्त होने लगा तो प्रेमा ने कहा, चलो सखी, तुमको बागीचे की सैर करवा लाएं।
जब से तुम्हारा आना जाना छूटा तब से मैं उधर भूलकर भी नहीं गई। पूर्णा, मेरे बाल खोल दो तो चलूँ, तुम्हारी भाभी देखेंगी तो ताना मारेंगी। प्रेमा, उनके ताने का क्या डर, वह तो हवा से उलझा करती हैं। दोनों सखियां उठी और हाथ दिए कोठे से उतरकर फुलवारी में आईं। यह एक छोटी सी बगिया थी जिसमें भांति भांति के फूल खिल रहे थे। प्रेमा को फूलों से बहुत प्रेम था। उसी ने अपने दिल बहलाव के लिए बगीचा बनवाया था। एक माली इसकी देखभाल के लिए था। बाग के बीचों बीच एक गोल चबूतरा बना हुआ था। दोनों सखियां इस चबूतरे पर बैठ गई। इनको देखते ही माली बहुत सी कलियां एक साफ कपड़े में लपेट कर लाया। प्रेमा ने उनको पूर्णा को देना चाहा, मगर उसने बहुत उदास होकर कहा, बहन मुझे क्षमा करो, इनकी सुगंध तुमको मुबारक हो। सुहाग के साथ मैंने फूल भी त्याग दिए। हाय, जिस दिन वह काल रूपी नदी में नहाने गए थे उस दिन ऐसे ही कलियों का हार बनाया था। रोकर वह हार धरा का धरा रह गया। तब से मैंने फूलों को हाथ नहीं लगाया। यह कहते कहते वह यकायक चौंक पड़ी और बोली, सखी अब मैं जाऊंगी, आज इतवार का दिन है, बाबू साहब आते होंगे। प्रेमा ने रोनी हंसी हंसकर कहा, नहीं सखी, अभी उनके आने में आधे घंटे की देर है। मुझे इस समय का ऐसा ठीक परिचय मिल गया है कि अगर कोठरी में बंद कर दो तो भी शायद गलती ना करूं। सखी कहते ला जाती है, मैं घंटों बैठकर झरोखे से उनकी राह देखा करती हूँ। चंचल चित्त को बहुत समझाती हूँ पर मानता ही नहीं। पूर्णा ने उसको ढारस दिया और अपनी सखी से गले मिल शर्माती हुई घूंघट से चेहरे को छुपाए अपने घर की तरफ चली और प्रेमा के दर्शन की अभिलाषा कर मेहताबी पर जाकर टहलने लगी। पूर्णा के मकान पर पहुँचे ठीक आधी घड़ी हुई थी कि बाबू अमृत राय बाइसिकल पर फरफर करते आ पहुँचे। आज उन्होंने अंग्रेजी बाने की जगह बंगाली बाना धारण किया था जो उन पर खूब सजता था। उनको देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह राजकुमार नहीं है। बाजारों में जब निकलते तो सबकी आंखें उन्हीं की तरफ उठती थीं। रीति के विरुद्ध आज उनकी दाहिनी कलाई पर एक बहुत ही सुगंधित मनोहर बेल का हार लिपटा हुआ था जिससे सुगंध उड़ रही थी और इस सुगंध से लैवेंडर की खुशबू मानो सोने में सुहागा हो गया था। संदली रेशम के बेलदार कुर्ते पर धानी रंग की रेशमी चादर हवा के मंद मंद झोंकों से लहरा लहरा कर एक अनोखी छवि दिखाती थी। उनकी आहट पाते ही बिल्लो घर में से निकल आई और उनको ले जाकर कमरे में बैठा दिया। अमृत राय, क्यों बिल्लो, सब कुशल है? बिल्लो, हाँ सरकार, सब कुशल है। अमृत राय, कोई तकलीफ़ तो नहीं है? बिल्लो, नहीं सरकार, कोई तकलीफ़ नहीं है। इतने में बैठक का भीतर का दरवाज़ा खुला और पूर्णा निकली। अमृत राय ने उसकी तरफ देखा तो अचंभे में आ गए और उनकी निगाह खुद ही उसके चेहरे पर जम गई। पूर्णा मारे लज्जा की गड़ी जाती थी कि आज क्यों यह मेरी ओर ऐसे ताक रहे हैं। वह भूल गई थी कि आज मैंने बालों में तेल डाला है, कंघी की है और माथे पर लाल बिंदी भी लगाई है। अमृत राय ने उसको इस बनाव चुनाव के साथ कभी नहीं देखा था और न वह समझे थे कि वह ऐसी रूपवती होगी। कुछ देर तक तो पूर्णा सिर नीचे किए खड़ी रही। यकायक उसको अपने गुथे केस की सुधि आ गई और उसने झट लजाकर सर और भी नीचा कर लिया, घूंघट को बढ़ाकर चेहरा छिपा लिया और यह ख्याल करके कि शायद बाबू साहब इस बनाव श्रृंगार से नाराज़ हों, वह बहुत ही भोलेपन के साथ बोली, मैं क्या करूं, मैं तो प्रेमा के घर गई थी, उन्होंने हट करके सर में तेल डालकर बाल गूंथ दिए, मैं कल सब बाल कटवा डालूंगी। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके बनाव श्रृंगार ने अमृत राय पर पहले ही जादू चलाया था, अब इस भोलेपन ने और भी लुभा लिया। जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम्हें कसम है, ऐसा हरगिज़ ना करना। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी सखी ने तुम्हारे ऊपर यह कृपा की। अगर वह यहाँ इस समय होती तो इसके लिए मैं उसे धन्यवाद देता। पूर्णा पढ़ी लिखी औरत थी, इस इशारे को समझ गई थी और छिप कर गर्दन नीचे कर ली। बाबू अमृत राय दिल में डर रहे थे कि कहीं इस छेड़ पर यह देवी रुष्ट न हो जाए, नहीं तो फिर मनाना कठिन हो जाएगा। मगर जब उसे मुस्कुराकर गर्दन नीची करते देखा तो और भी ढिठाई करने का साहस हुआ। बोले, मैं तो समझता था कि प्रेमा मुझे भूल गई होगी, मगर मालूम होता है कि अभी तक मुझ पर कुछ कुछ स्नेह बाकी है। अब की पूर्णा ने गर्दन उठाई और अमृत राय के चेहरे पर आंखें जमा कर बोली, जैसे कोई वकील किसी दुखियारे के लिए न्यायाधीश से अपील करता हो। बाबू साहब, आपका केवल इतना समझना कि प्रेमा आपको भूल गई होगी, उन पर बड़ा भारी आक्षेप है। प्रेमा का प्रेम आपके निमित्त सच्चा है। आज उनकी दशा देखकर मैं अपनी विपत्ति भूल गई। वह गलकर आधी हो गई है। महीनों से खाना पीना नाम मात्र है।
सारे दिन अपनी कोठरी में पड़े पड़े रोया करती है। घर वाले लाख समझाते हैं मगर नहीं मानती। आज तो उन्होंने आपका नाम लेकर कहा, सखी अगर दासी बनूंगी तो उन्हीं की। यह समाचार सुनकर अमृत राय कुछ उदास हो गए। यह अग्नि जो कलेजे में सुलग रही थी और जिसको उन्होंने सामाजिक सुधार के राख तले दबा रखा था, इस समय क्षण भर के लिए धधक उठी। जी बेचैन होने लगा, दिल उकसाने लगा कि अब मुंशी बद्री प्रसाद का घर दूर नहीं है। क्षण भर के लिए चलो, अभी सब काम हुआ जाता है। मगर फिर देश हित के उत्साह ने दिल को रोक लिया। बोले, पूर्णा तुम जानती हो कि प्रेमा से मुझे कितनी मोहब्बत थी। 4 वर्ष तक मैं दिल में उनकी पूजा करता रहा, मगर मुंशी बद्री प्रसाद ने मेरी दिनों की बंधी हुई आस केवल इस बात पर तोड़ दी कि मैं सामाजिक सुधार का पक्षपाती हो गया। आखिर मैंने भी रो रो कर उस आग को बुझाया और अब तो दिल एक दूसरी ही देवी की उपासना करने लगा है। अगर यह आशा भी यूं ही टूट गई तो सत्य मानो बिना ब्याह ही रहूँगा। पूर्णा का अब तक यह ख्याल था कि बाबू अमृत राय प्रेमा से ब्याह करेंगे, मगर अब तो उसको मालूम हुआ कि उनका ब्याह कहीं और लग रहा है। तब उसको कुछ आश्चर्य हुआ। दिल से बातें करने लगी, प्यारी प्रेमा, क्या तेरी प्रीति का ऐसा दुखदाई परिणाम होगा? तेरे माँ बाप भाई बंधु तेरी जान के ग्राह हो रहे हैं। यह बेचारा तो अभी तक तुझ पर जान देता है, चाहे वह अपने मुंह से कुछ भी ना कहे, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि तेरी मोहब्बत उसके रोम रोम में बसी है। मगर जब तेरे मिलने की कोई आशा ही ना हो तो बेचारी क्या करे? मजबूर होकर कहीं और ब्याह करेगा। इसमें इसका क्या दोष है? मन में इस तरह विचार कर बोली, बाबू साहब आपको अधिकार है जहाँ चाहो संबंध करो, मगर मैं तो यही कहूँगी कि अगर इस शहर में आपके जोड़ की कोई है तो वह प्रेमा है। अमृत राय यह क्यों नहीं कहती कि यहाँ उनके योग्य कोई वर नहीं, इसलिए तो मुंशी बद्री प्रसाद ने मुझे छुटकार किया। पूर्णा यह आप कैसी बात कहते हैं? प्रेमा और आपका जोड़ ईश्वर ने अपने हाथ से बनाया है। अमृत राय जब उनके योग्य मैं था तब था, अब नहीं हूँ। पूर्णा अच्छा आजकल किसके यहाँ बातचीत हो रही है? अमृत राय मुस्कुराकर, नाम अभी नहीं बताऊँगा। बातचीत तो हो रही है मगर अभी कोई पक्की उम्मीदें नहीं हैं। पूर्णा वाह, ऐसा भी कहीं हो सकता है? यहाँ ऐसा कौन सा रईस है जो आपसे नाता करने में अपनी बड़ाई न समझता हो? अमृत राय नहीं, कुछ बात ही ऐसी आ पड़ी है। पूर्णा अगर मुझसे कोई काम हो सके तो मैं करने को तैयार हूँ। जो काम मेरे योग्य हो बता दीजिए। अमृत राय मुस्कुराकर, तुम्हारी मर्जी बिना तो वह काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तुम चाहो तो बहुत जल्द मेरा घर बस सकता है। पूर्णा बहुत प्रसन्न हुई कि मैं भी अब इनके कुछ काम आ सकूंगी। उसकी समझ में इस वाक्य के अर्थ नहीं आए थे कि तुम्हारी मर्जी बिना तो वह काम पूरा हो ही नहीं सकता। उसने समझा कि शायद मुझसे यही कहेंगे कि जाके लड़की को देख आवे। 6 महीने के अंदर ही अंदर वह इसका अभिप्राय भली भांति समझ गई। बाबू अमृत राय कुछ देर तक यहाँ और बैठे। उनकी आंखें आज इधर उधर से घूमकर आती और पूर्णा के चेहरे पर गड़ जाती। वह कनखियों से उनकी ओर ताकती तो उन्हें अपनी तरफ ताकते पाती। आखिर वह उठे और चलते समय बोले, पूर्णा यह गजरा आज तुम्हारे वास्ते लाया हूँ, देखो इसमें से कैसी सुगंध उड़ रही है। पूर्णा भौचक हो गई, यह आज अनोखी बात कैसे? 1 मिनट तक तो वह इस सोच विचार में थी कि लूँ या ना लूँ। उन गजरों का ध्यान आया जो उसने अपने पति के लिए होली के दिन बनाए थे। फिर उन कलियों का ख्याल आया। उसने इरादा किया कि मैं ना लूँगी। जवाब में कहा, मैं इसे लेकर क्या करूँगी? मगर हाथ आप बढ़ गया। बाबू साहब ने खुश होकर गजरा उसके हाथ में पहनाया, उसको खूब नज़र भर कर देखा, फिर बाहर निकल आए और साइकिल पर सवार होकर रवाना हो गए। पूर्णा कई मिनट तक सन्नाटे में खड़ी रही। वह सोचती थी कि मैंने तो गजरा लेने से इनकार किया था, फिर यह मेरे हाथ में कैसे आ गया? जी चाहा कि फेंक दें, मगर फिर यह ख्याल पलट गया और उसने गजरे को हाथ में पहन लिया। हाय, उस समय भी भोली भाली पूर्णा के समझ में न आया कि इस जुमले का क्या मतलब है कि तुम चाहो तो बहुत जल्द मेरा घर बस सकता है। उधर प्रेमा महताबी पर टहल रही थी। उसने बाबू साहब को आते देखा था। उनकी सज धज उसकी आंखों में बस गई थी। उसने उन्हें कभी इस बनाव के साथ नहीं देखा था। वह सोच रही थी कि आज इनके हाथ में यह गजरा क्यों है। उसकी आंखें पूर्णा के घर की तरफ लगी हुई थीं। उसका जी झुंझलाता था कि वह आज इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। एकाएक साइकिल दिखाई दी। उसने फिर बाबू साहब को देखा। चेहरा खिला हुआ था, कलाइयों पर नज़र पड़ गई। वह गजरा क्या हो गया? पूर्णा ने गजरा पहन तो लिया, मगर रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। उसकी समझ में यह बात ना आती थी कि अमृत राय ने उसे यह गजरा क्यों दिया।
उसे ऐसा मालूम होता था कि पंडित बसंत कुमार उसकी तरफ बहुत क्रोध से देख रहे हैं। उसने चाहा कि गजरा उतार कर फेंक दूं, मगर नहीं मालूम क्यों उसके हाथ कांपने लगे। सारी रात उसने आंखों में काटी। सवेरा हुआ। अभी सूर्य भगवान ने भी कृपा न की थी कि पंडाइन और चौबाइन और बाबू कमला प्रसाद की वृद्ध महाराजिन और पड़ोस की सेठानी जी कई दूसरी औरतों के साथ पूर्णा के मकान में आ उपस्थित हुई। उसने बड़े आदर से सबको बिठाया, सबके पैर छुए। उसके बाद यह पंचायत होने लगी। पंडाइन, जो बुढ़ापे की वजह से सूखा छुहारे की तरह हो गई थी। क्यों दुल्हन, पंडित जी को गंगा लाभ हुए कितने दिन बीते? पूर्णा डरते डरते, 5 महीने से कुछ अधिक हुआ होगा। पंडाइन, और अभी से तुम सबके घर आने जाने लगी। क्या नाम कि कल तुम सरकार के घर चली गई थी, उनकी कुंवारी कन्या के पास दिन भर बैठी रही। भला सोचो, तुमने कोई अच्छा काम किया? क्या नाम कि तुम्हारा और उनका अब क्या साथ? जब वह तुम्हारी सखी थी तब थी, अब तो तुम विधवा हो गई। तुमको कम से कम साल भर तक घर से बाहर पाँव न निकालना चाहिए। तुम्हारे लिए साल भर तक हंसना बोलना मना है। हम यह नहीं कहते कि तुम दर्शन को न जाओ या स्नान को न जाओ। स्नान पूजा तो तुम्हारा धर्म ही है। हाँ, किसी सुहागिन या किसी कुंवारी कन्या पर तुमको अपनी छाया नहीं डालनी चाहिए। पंडाइन चुप हुई तो महाराजिन टुइयाँ की तरह चहकने लगी। क्या बतलाऊं, बड़ी सरकार और दुल्हन दोनों लहू का घूंट पीकर रह गईं। ईश्वर जाने, बड़ी सरकार तो बिलक बिलक के रो रही थी कि एक तो बेचारी लड़की के यूं हर जाने के लाले पड़े हैं, दूसरी अब्राण बेवा के साथ उठना बैठना है। नहीं मालूम नारायण क्या करने वाले हैं। छोटी सरकार मारे क्रोध के कांप रही थी, आंखों से ज्वाला निकल रही थी। मैंने उनको समझाया कि आज जाने दीजिए, वह बेचारी तो अभी बच्ची है, खोटे खरे का मर्म क्या जाने। सरकार का बेटा जिए, जब बहुत समझाया तब जाके मानी, नहीं तो कहती थी मैं अभी जाकर खड़े खड़े निकाल देती हूँ। सो बेटा, अब तुम सुहागिनों के साथ बैठने योग्य नहीं रही। अरे ईश्वर ने तो तुम पर विपत्ति डाल दी। जब अपना प्राण प्रिय ही ना रहा तो अब कैसा हंसना बोलना। अब तो तुम्हारा धर्म यही है कि चुपचाप अपने घर में पड़ी रहो। जो कुछ रूखा सूखा मिले खाओ पियो और सरकार का बेटा जिए। जहाँ तक हो सके धर्म के काम करो। महाराजिन के चुप होते ही चौबाइन गरजने लगी। यह एक मोटी भदेसिल और अधेड़ औरत थी। भला इनसे पूछो कि अभी तुम्हारे दूल्हे को उठे 5 महीने भी न बीते, अभी से तुम कंघी चोटी करने लगी, क्योंकि अब तुम विधवा हो गई। तुमको अब सिंगार पिटार से क्या सरोकार ठहरा? क्या नाम कि मैंने हजारों औरतों को देखा है कि जो पति के मरने के बाद गहना पाता नहीं पहनती, हंसना बोलना तक छोड़ देती हैं। यह ना कि आज तो सुहाग उठा और कल सिंगार पटार होने लगा। मैं लल्लो पत्तों की बात नहीं जानती, कहूँगी सच, चाहे किसी को तीता लगे या मीठा। बाबू अमृत राय का रोज़ रोज़ आना ठीक नहीं है कि नहीं सेठानी जी? सेठानी जी बहुत मोटी थी और भारी भारी गहनों से लदी थी। मांस के लोथड़े हड्डियों से अलग होकर नीचे लटक रहे थे। इसकी भी एक बहू विधवा हो गई थी, जिसका जीवन इसने व्यर्थ कर रखा था। इसका स्वभाव था कि बात करते समय हाथों को मटकाया करती थी। महाराजिन की बात सुनकर, जो सच बात होगी सब कोई कहेगा, इसमें किसी का क्या डर। भला कभी किसी ने विधवा को भी माथे पर बिंदी लगाते देखा है? जब सुहाग उठ गया तो फिर सिंदूर कैसा। मेरी भी तो एक बहू विधवा है, मगर आज तक कभी मैंने उसको लाल साड़ी नहीं पहनने दी। ना जाने इन छोकरियों का जी कैसा है कि विधवा हो जाने पर भी सिंगार पर जी ललचाया करता है। अरे इनको चाहिए कि विधवा हो गई तो हमको सिंगार से क्या लेना देना। महाराजिन, सरकार का बेटा जिए, तुम बहुत ठीक कहती हो सेठानी जी। कल छोटी सरकार ने जो इनको मांग में सिंदूर लगाए देखा तो खड़ी ठक रह गई, दांतों तले उंगली दबाई कि अभी 3 दिन की विधवा और यह सिंगार। सो बेटा, अब तुमको समझ बूझकर काम करना चाहिए, तुम अब बच्ची नहीं हो। सेठानी, और क्या, चाहे बच्ची हो या बूढ़ी, जब बेराह चलेगी तो सभी कहेंगे। चुप क्यों हो पंडाइन, इनके लिए कोई राह बाट निकाल दो। जब यह अपने मन की हो गई तो कोई क्या राह बाट निकाले। इनको चाहिए कि अपने लंबे लंबे केस कटवा डालें। क्या नाम कि दूसरों के घर आना जाना छोड़ दें, कंघी चोटी कभी न करें, पान न खाएं, रंगीन साड़ी न पहनें और जैसे संसार की विधवाएं रहती हैं वैसे रहें। चौबाइन और बाबू अमृत राय से कह दें कि यहाँ ना आया करें। इस पर एक औरत ने, जो गहने कपड़े से बहुत मालदार जान पड़ती थी, कहा, चौबाइन, यह सब तो तुम कह गई, मगर जो कहीं बाबू अमृत राय चिढ़ गए तो क्या तुम इस बेचारी का रोटी कपड़ा चला दोगी? कोई विधवा हो गई तो क्या, अब अपना मुँह सी ले। महाराजिन हाथ चमका कर, यह कौन बोला? क्यों बड़ी ममता फड़कने लगी? सेठानी, तुझे किसने बुलाया जो आके बीच में बोल उठी? विधवा तो हो गई हो,
काहे नहीं जाके बाजार में बैठती हो। चौबाइन, जाने भी दो सेठानी जी, इस बैरी के मुँह क्या लगती हो। सेठानी कड़क कर, इस मुई को यहाँ किसने बुलाया। यह तो चाहती है जैसी मैं बेहयास हूँ वैसा ही संसार हो जाए। महाराजिन, हम तो सीख दे रही थी तो इसे क्यों बुरा लगा। यह कौन होती है बीच में बोलने वाली। चौबाइन, बहन, उस कुटनी से क्यों बोलती हो, उसको तो अब कुटनापा करना है। इस भांति कटुक्तियों द्वारा सीख देकर यह सब स्त्रियां यहाँ से पधारी। महाराजिन भी मुंशी बद्री प्रसाद के यहाँ खाना पकाने गईं। इनसे और छोटी सरकार से बहुत बनती थी, वह इन पर बहुत विश्वास रखती थी। महाराजिन ने जाते ही सारी कथा खूब नमक मिर्चा लगाकर बयान की और छोटी सरकार ने भी इस बात को गांठ बांध लिया और प्रेमा को जलाने और सुलगाने के लिए उसे उत्तम समझकर उसके कमरे की तरफ चली। यूँ तो प्रेमा प्रतिदिन सारी रात जगा करती थी, मगर कभी कभी घंटे आधे घंटे के लिए नींद आ जाती थी। नींद क्या आ जाती थी, एक ऊँघ सी आ जाती थी। मगर जब से उसने बाबू अमृत राय को बंगालियों के भेष में देखा था और पूर्णा के घर से लौटते वक्त उनको उनकी कलाई पर गजरा न नजर आया था, तब से उसके पेट में खलबली पड़ी हुई थी कि कब पूर्णा आवे और कब सारा हाल मालूम हो। रात को बेचैनी के मारे उठ उठ घड़ी पर आंखें दौड़ाती कि कब भोर हो। इस वक्त जो भाभी के पैरों की चाल सुनी तो यह समझकर कि पूर्णा आ रही है लपकी हुई दरवाजे तक आई, मगर जो ही भाभी को देखा ठिठक गई और बोली, कहाँ चली भाभी। भाभी तो यह चाहती ही थी कि छेड़छाड़ के लिए कोई मौका मिले। यह प्रश्न सुनते ही तिनक कर बोली, क्या बताऊं कहाँ चली। आपसे जब तुम्हारे पास आया करूंगी तो इस सवाल का जवाब सोच कर आया करूंगी। तुम्हारी तरह सबका लहू थोड़े ही सफ़ेद हो गया है कि चाहे किसी की जान निकल जाए, घी का घड़ा ढलक जाए, मगर अपने कमरे से पाँव बाहर ना निकालें। प्रेमा ने वह सवाल यूँ ही पूछ लिया था। उसके जब यह अर्थ लगाए गए तो उसको बहुत बुरा मालूम हुआ। बोली, भाभी, तुम्हारे तो नाक पर गुस्सा रहता है, तुम जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हो। भला मैंने कौन सी बात बुरा मानने की कही थी। भाभी, कुछ नहीं, तुम तो जो कुछ कहती हो मानो मुंह से फूल झाड़ती हो। तुम्हारे मुंह से मिश्री घोली हुई है ना, और सबके तो नाक पर गुस्सा रहता है, सबसे लड़ा ही करते हैं। प्रेमा झल्लाकर, भाभी, इस समय मेरा तो चित्त बिगड़ा हुआ है, ईश्वर के लिए मुझसे मत उलझो। मैं तो यूं ही अपने जान को रो रही हूँ, उस पर से तुम और भी नमक छिड़कने लगी। भाभी मटक कर, हाँ रानी, मेरा तो चित्त बिगड़ा हुआ है, सर फिरा हुआ है। जरा सीधी साधी हूँ ना, मुझको देखकर भागा करो। मैं कटही कुतिया हूँ, सबको काटती चलती हूँ। मैं भी यारों को चुपके चुपके चिट्ठी पत्री लिखा करती, तस्वीरें बदला करती तो मैं भी सीता कहलाती और मुझ पर भी घर भर जान देने लगता। मगर मान न मान, मैं तेरा मेहमान। तुम लाख जतन करो, लाख चिट्ठियाँ लिखो, मगर वह सोने की चिड़िया हाथ आने वाली नहीं। यह जली कटी सुनकर प्रेमा सह न सकी। बेचारी सीधे स्वभाव की औरत थी। उसका वर्षों से विरह की अग्नि में जलते जलते कलेजा और भी पक गया था। वह रोने लगी। भाभी ने जब उसको रोते देखा तो मारे हर्ष की आंखें जगमगा गईं। कैसा रुला दिया। बोली, बिलखने क्या लगी, क्या अम्मा को सुनाकर देश निकाला करा दोगी। कुछ झूठ थोड़े ही कहती हूँ। वही अमृत राय जिनके पास आप चुपके चुपके प्रेम पत्र भेजा करती थी, अब दिन दहाड़े उस विधवा पूर्णा के घर आता है और घंटों वहीं बैठा रहता है। सुनती हूँ फूल के गजरे ला ला कर पहनाता है, शायद 2-1 गहने भी दिए हैं। प्रेमा इसे ज़्यादा ना सुन सकी, गिड़गिड़ा कर बोली, भाभी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझ पर दया करो, मुझको जो चाहो कह लो, बड़ी हो, जी चाहे मार लो, आखिर किसी के सर पर झूठ मूठ अपराध क्यों लगाती हो। प्रेमा ने तो यह बात बड़ी दीनता से कही, मगर छोटी सरकार उस पर बिगड़ गई। चमका कर बोली, हाँ हाँ रानी, मैं तुमको जलाने आती हूँ ना, मैं तो झूठ का व्यवहार करती हूँ। मुझे तुम्हारे सामने झूठ बोलने से मिठाई मिलती होगी। आज मोहल्ले भर में घर घर यही चर्चा हो रही है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, भला तुम ही सोचो, एक 30 वर्ष के संडे मर्दवे का पूर्णा से क्या काम। माना कि वह उसका रोटी कपड़ा चलाते हैं, मगर यह तो दुनिया है। जब एक पर आ पड़ती है तो दूसरा उसके आड़े आता है। भले मनुष्यों का यह ढंग नहीं है कि दूसरों को बहकाया करें, और उस छोकरी को क्या कोई बहकाएगा, वह तो खुद मर्दों पर डोरे डाला करती है। मैंने तो जिस दिन उसकी सूरत देखी थी उसी दिन ताड़ गई थी कि यह एक ही विष की गांठ है। अभी 3 दिन भी दूल्हे को मरे हुए नहीं बीते कि सबको झमकड़ा दिखाने लगी। दूल्हा क्या मरा, मानो एक बला दूर हुई। कल जब वह यहाँ आई थी तो मैं बाल बंधा रही थी।
नहीं तो चौखट के भीतर तो पैर धरने ही नहीं देती। चुड़ैल कहीं की, यहाँ आकर तुम्हारी सहेली बनती है। इसी ने अमृत राय को अपना यौवन दिखाकर अपना लिया। कल कैसा लचक लचक कर ठुमक ठुमक चलती थी, देख देख कर आंखें फूटती थीं। खबरदार, जो अब कभी तुमने उस चुड़ैल को अपने यहाँ बिठाया, मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती। जबान वह बला है कि झूठ बात का भी विश्वास दिला देती है। छोटी सरकार ने जो कुछ कहा वह तो सब सच था, भला उसका असर क्यों ना होता। अगर उसने गजरा लिए हुए जाते ना देखा होता तो भाभी की बातों को अवश्य बनावट समझती। फिर भी वह ऐसी ओछी नहीं थी कि उसी वक्त अमृत राय और पूर्णा को कोसने लगती और यह समझ लेती कि उन दोनों में कुछ साठगांठ है। हाँ, वह अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई और मुंह लपेटकर कुछ सोचने लगी। मुंशी बद्री प्रसाद एक आराम कुर्सी पर बैठे ऐनक लगाए एक अखबार पढ़ रहे थे। उनके दाएं बाएं की कुर्सियों पर कोई और महाशय रईस बैठे हुए थे। उनके सामने की तरफ मुंशी गुलजारी लाल हैं और उनके बगल में बाबू दाननाथ हैं। दाहिनी तरफ बाबू कमला प्रसाद मुंशी झम्मन लाल से कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। बाईं ओर 2-3 आदमी और हैं। कई मिनट तक मुंशी बद्री प्रसाद अखबार पढ़ते रहे। आखिर सर उठाया और सभा की तरफ देखकर बड़ी गंभीरता से बोले, बाबू अमृत राय के लेख अब बड़े ही निंदनीय होते जा रहे हैं। गुलजारी लाल, क्या आज फिर कुछ जहर उगला? बद्री प्रसाद, कुछ ना पूछिए, आज तो उन्होंने खुली खुली गालियाँ दी हैं। हमसे तो अब यह बर्दाश्त नहीं होता। गुलजारी लाल, आखिर कोई कहाँ तक बर्दाश्त करे? मैंने तो इस अखबार को पढ़ना तक छोड़ दिया। झम्मन लाल, उसने अपनी समझ में बड़ा भारी काम किया है। अजी आपका धर्म यह है कि उन लेखों को काटिए, उनका उत्तर दीजिए। मैं आजकल एक कविता रच रहा हूँ, उसमें मैंने इनको ऐसा बनाया है कि यह भी क्या याद करेंगे। कमला प्रसाद, बाबू अमृत राय ऐसे अधजीवे आदमी नहीं हैं कि आपकी कविता चौपाई से डर जाएं। वह जिस काम से लिपटते हैं पूरे जी से लिपटते हैं। झम्मन लाल, हम भी सारे जी से उनके पीछे पड़ जाएंगे, फिर देखें वह कैसे शहर में मुंह दिखाते हैं। कहो तो चुटकी बजाते उनको सारे शहर में बदनाम कर दूं। कमला प्रसाद जोर देकर, यह कौन सी बहादुरी है? अगर आप लोग उनसे विरोध मोल लेना चाहते हैं तो सोच समझ कर लीजिए। उनके लेखों को पढ़िए, उनको मन में विचारिए, उनका जवाब लिखिए, उनकी तरह देहातों में जा जाकर व्याख्यान दीजिए, तब जाके काम चलेगा। कई दिन हुए मैं अपने इलाके पर से आ रहा था कि एक गांव में मैंने 10-12 हज़ार आदमियों की भीड़ देखी। मैंने समझा पैठ हैं, मगर जब एक आदमी से पूछा तो मालूम हुआ कि बाबू अमृत राय का व्याख्यान था। और यह काम अकेले वही नहीं करते, कॉलेज के कई होनहार लड़के उनके सहायक हो गए हैं। और यह तो आप लोग सभी जानते हैं कि इधर कई महीने से उनकी वकालत अंधाधुंध बढ़ रही है। गुलजारी लाल, आप तो सलाह इस तरह देते हैं जैसे आप खुद कुछ ना करेंगे। ना, मैं इस काम में आपका शरीक नहीं हो सकता। मुझे अमृत राय के सब सिद्धांतों से मेल है, सिवाय विधवा विवाह के। बद्री प्रसाद डपट कर, बच्चा, कभी तुमको समझ न आएगी, ऐसी बातें मुंह से मत निकाला करो। झम्मन लाल कमला प्रसाद से, क्या आप विलायत जाने के लिए तैयार हैं? कमला प्रसाद, मैं इसमें कोई हानि नहीं समझता। गुलजारी लाल हंसकर, यह नए बिगड़े हैं, इनको अभी अस्पताल की हवा खिलाइए। बद्री प्रसाद झल्लाकर, बच्चा तुम मेरे सामने से हट जाओ। कमला प्रसाद को भी गुस्सा आ गया। वह उठकर जाने लगे कि 2-3 आदमियों ने मनाया और फिर कुर्सी पर लाकर बिठा दिया। इसी बीच में मिस्टर शर्मा की सवारी आई। यह वही उत्साही पुरुष हैं जिन्होंने अमृत राय को पक्की सहायता का वादा किया था। इनको देखते ही लोगों ने बड़े आदर से कुर्सी पर बिठा दिया। मिस्टर शर्मा उस शहर में म्यूनिसिपैलिटी के सेक्रेटरी थे। गुलजारी लाल, कहिए पंडित जी, क्या खबर है? मिस्टर शर्मा, वह ताज़ा खबर लाया हूँ कि आप लोग सुनकर फड़क जाएंगे। बाबू अमृत राय ने दरिया के किनारे वाली हरी भरी ज़मीन के लिए दरख्वास्त दिया है। सुनता हूँ वहाँ एक अनाथालय बनवाएंगे। बद्री प्रसाद, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कमला प्रसाद। तुम आज उसी ज़मीन के लिए हमारी तरफ से कमेटी में दरख्वास्त पेश कर दो। हम वहाँ ठाकुर द्वारा और धर्मशाला बनवाएंगे। मिस्टर शर्मा, आज अमृत राय साहब के बंगले पर गए थे। वहाँ बहुत देर तक बातचीत होती रही। साहब ने मेरे सामने मुस्कुरा कर कहा, अमृत राय, मैं देखूंगा कि ज़मीन तुमको मिले। गुलजारी लाल ने सर हिलाकर कहा, अमृत राय बड़े चाल के आदमी हैं। मालूम होता है साहब को पहले से ही अपने ढंग पर लगा लिया है। मिस्टर शर्मा, जनाब, आपको मालूम नहीं अंग्रेज़ों से उनका कितना मेल जोल है। हमको अंग्रेज़ मेंबरों से कोई आशा नहीं रखना चाहिए। वह सब के सब अमृत राय का पक्ष करेंगे। अमृत राय, मैं तो
जहाँ तक मेरा बस चलेगा मैं यह ज़मीन अमृत राय को न लेने दूंगा। क्या डर है अगर और ईसाई मेंबर उनके तरफदार हैं। यह लोग 5 से अधिक नहीं, बाकी 22 मेंबर हैं। क्या हमको उनकी वोट भी ना मिलेगी? या भी ना होगा तो मैं उस ज़मीन को दाम देकर लेने को तैयार हूँ। झम्मन लाल: जनाब, मुझे पक्का विश्वास है कि हमको आधे से ज़्यादा वोट अवश्य मिल जाएंगे। एक बहुत ही उत्तम रीति से सजा हुआ कमरा है। उसमें मिस्टर वाल्टर साहब बाबू अमृत राय के साथ बैठे हुए कुछ बातें कर रहे हैं। वाल्टर साहब यहाँ के कमिश्नर हैं और साधारण अंग्रेज़ों के अतिरिक्त प्रजा के बड़े हितैषी और बड़े उत्साही प्रजापालक हैं। इनका स्वभाव ऐसा निर्मल है कि छोटा बड़ा कोई हो, सबसे हंसकर क्षेम कुशल पूछते और बात करते हैं। वह प्रजा की अवस्था को उन्नत दशा में ले जाने का उद्योग किया करते हैं और उनका यह नियम है कि किसी हिंदुस्तानी से अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे। अभी पिछली साल जब प्लेग का डंका चारों ओर घनघोर बज रहा था, वाल्टर साहब गरीब किसानों के घर जा जाकर उनका हालचाल देखते थे और अपने पास से उनको कंबल बांटते फिरते थे। और अकाल के दिनों में तो वह प्रजा की ओर से सरकार के दरबार में वादानुवाद करने के लिए तत्पर रहते हैं। साहब अमृत राय की सच्ची देशभक्ति की बड़ी बड़ाई किया करते हैं और बहुधा प्रजा की रक्षा करने में दोनों आदमी एक दूसरे की सहायता किया करते हैं। वाल्टर मुस्कुराकर: बाबू साहब, आप बड़ा चालाक हैं। आप चाहता है कि मुंशी बद्री प्रसाद से थैली भर रुपया लें, मगर आपका बात वह नहीं मान सकता। अमृत राय: मैंने तो आपसे कह दिया कि मैं अनाथालय अवश्य बनवाऊंगा और इस काम में 20,000 से कम न लगेगा। अगर आप मेरी सहायता करेंगे तो आशा है कि यह काम भी सफल हो जाए और मैं भी बना रहूं। और अगर आप कतरा गए तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास अभी इतनी जायदाद है कि अकेले 2 अनाथालय बनवा सकता हूं। मगर हाँ, तब मैं और कामों से कुछ भी उत्साह ना दिखा सकूंगा। वाल्टर हंसकर: बाबू साहब, आप तो ज़रा सी बात में नाराज़ हो गया। हम तो बोलता है कि हम तुम्हारा मदद 2,000 से कर सकता है, मगर बद्री प्रसाद से हम कुछ नहीं कह सकता। उसने अभी अकाल में सरकार को 5,000 दिया है। अमृत राय: तो यह 2,000 मैं लेकर क्या करूँगा? मुझे तो आपसे 15,000 की पूरी आशा थी। मुंशी बद्री प्रसाद के लिए 5,000 क्या बड़ी बात है। तब से इसका दुगना तो वह एक मंदिर बनवाने में लगा चुके हैं और केवल इस आशा पर कि उनको CIE की पदवी मिल जाएगी, वह इसका 10 गुना आज दे सकते हैं। वाल्टर: वेल अमृत राय, तुम बड़ा चालाक है। तुम मुंशी बद्री प्रसाद को लूटना मांगता है। यह कहकर साहब उठ खड़े हुए। अमृत राय भी उठे। बाहर फिटन खड़ी थी, दोनों उस पर बैठ गए। साइस ने घोड़े को चाबुक लगाया और देखते देखते मुंशी बद्री प्रसाद के मकान पर जा पहुँचे। ठीक उसी वक्त जब वहाँ अमृत राय के रार बढ़ाने की बातें सोची जा रही थीं। अमृत राय को यहाँ से 17,000 रुपया मिला। मुंशी बद्री प्रसाद ने अकेले 12,000 दिया, जो उनकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा था। वह जब यहाँ से चले तो ऐसा मालूम होता था कि मानो कोई गढ़ी जीते चले आ रहे हैं। वह ज़मीन भी जिसके लिए उन्होंने कमेटी में दरख्वास्त की थी मिल गई और आज ही इंजीनियर ने उसको नापकर अनाथालय का नक्शा बनाना आरंभ कर दिया। साहब और अमृत राय के चले जाने पर यहाँ यो बातें होने लगी। झम्मन लाल: यार, हमको तो इस लौंडे ने आज 500 के रूप में डाल दिया। गुलजारी लाल: जनाब, आप 500 को रो रहे हैं, यहाँ तो 1,000 पर पानी फिर गया। मुंशी जी तो CIE की पदवी पावेंगे, यहाँ तो कोई राय बहादुरी को भी नहीं पूछता। कमला प्रसाद: बड़े शौक की बात है कि आप लोग ऐसे शुभ कार्य में सहायता देकर पछताते हैं। अमृत राय को देखिए कि उन्होंने अपना एक गांव बेचकर 10,000 रुपया भी दिया और उस पर दौड़ धूप अलग कर रहे हैं। मुंशी बद्री प्रसाद: अमृत राय बड़ा उत्साही आदमी है, मैंने आज इसको जाना। बच्चा कमला प्रसाद, तुम आज शाम को उनके यहाँ जाकर हमारी ओर से धन्यवाद दे देना। झम्मन लाल मुँह फेर कर: आप क्यों ना प्रसन्न होंगे, आपको तो पदवी मिलेगी ना। कमला प्रसाद हंसकर: अगर आपको वह कवित्व तैयार हो तो ज़रा सुनाइए। दाननाथ, जो अब तक चुप बैठे हुए थे, बोले: अब आप उनकी निंदा करने की जगह उनकी प्रशंसा कीजिए। मिस्टर शर्मा: अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब सभा विसर्जन कीजिए। आज यह मालूम हो गया कि अमृत राय अकेले सब पर भारी हैं। कमला प्रसाद: आपने नहीं सुना, सत्य की सदा जय होती है।